दिलशेर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा और सहारा देकर उसे खड़ा करना चाहा, मगर उसके पाँव पर वजन नहीं आ रहा था। खड़े होते ही दर्द की लहर थी जो पाँव से होती पूरी टांग में दौड़ गई। वो लड़खड़ाकर गिर जाती अगर दिलशेर उसको बर्वक्त कमर से थाम कर सहारा ना देता। उसके कंधे पर मजबूती से हाथ जमाए वो बाहम लब भींचे तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। दिलशेर ने एक गहरा सांस लिया और झुककर उसको बाजू में उठाया और नाक की सीट पर चलता बाहर निकलता चला गया। आंखें जाने वो शर्म के मारे बंद किए हुए थी या दर्द की वजह से वो आंखें मीचे होंठ भींचे हुए थी। अपने कान के ऐन नीचे उसको दिलशेर एहान के दिल की धड़कन वाज़े सुनाई दे रही थी। वो दिल जो दुनिया का सबसे खूबसूरत दिल था, जो ईमान की रोशनी से मुनव्वर था, जो दिल खौफे खुदा रखता था, जो हक और बातिल का, जायज़ नाजायज़ का, हलाल हराम का फ़र्क जानता था, जो औरत की इज्जत करना जानता था, जो अपने नफ्स को काबू में रखना जानता था। हल्के से आंखें खोलकर उस चेहरे को देखा जो आज करीब तर था और शायद उस पल महबूब तरीन भी हो गया था। नाश्ते के बाद मीर शाह ने उष्णा को चाय स्टडी रूम में लाने का बोला था और साथ जायशा को भी बुलाया था। जाहिर शाह, मीर तुम मेरे सामने आ जाओ, एक बार मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। मुझे यहाँ भेजकर खुद जाने कहाँ गायब हो गया वो रात से अजीब सी सिचुएशन में फंसी थी। सब मिले तो बहुत अच्छे से थे, मगर कुछ हैरत भी पिन्हा थी सबके अंदर। वो अलग मुश्किल में थी कि कल रात से तमीज़ का जितना मुजाहिरा कर चुकी थी उतना उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। उसको अच्छी खासी घबराहट हो रही थी मीर शाह के सामने जाने से। उसकी रौबदार पर्सनैलिटी से वो भी मरूब हो चुकी थी। जैसा कड़वा करेला खुद है वैसा ही डैड रखा हुआ इस बंदे ने। वो मुंह में बुड़बुड़ाई, मुझसे कुछ कहा बेटा? उष्णा ने मुड़कर उसे देखा। उसको तो इसी बात की बहुत खुशी थी कि चलो जैसे भी सही, मगर उसके बेटे ने किसी को पसंद तो किया। आंटी, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अंकल कितने गुस्से वाले लग रहे थे। उसने मुंह बिसोरा। अरे नहीं बेटा, वो कुछ संजीदा मिजाज ज़रूर है, मगर अपने सब बच्चों के साथ उनकी बहुत दोस्ती है। उन सबको कोई भी मसला हो सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं ये लोग, और वो सब बच्चों से प्यार भी बहुत करते हैं। आ जाओ, परेशान नहीं होते। उष्णा उसे साथ लिए आगे बढ़ी। बैठो बेटा। मीर शाह ने सामने पड़े सोफ़ों की तरफ इशारा करते उसे बोला बैठने का। आप भी तशरीफ़ रखें। जायशा के बाद वो उष्णा की तरफ मुतवज्जो हुआ। अंदाज ऐसा था कि जायशा ने होंठ भींच कर हंसी दबाई। जाहिर शाह मीर को कब से और कैसे जानती हैं आप? जी, वो कुछ टाइम पहले मैं कुछ प्रॉब्लम में थी तो उन्होंने हेल्प की थी। मेरी तो बस तभी सलाम दुआ हुई, ठीक हो गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के दरमियान कि आप पिछले कुछ अरसे से रूप पोष रही और वो आपकी तलाश में था? उसके इस सवाल पर उष्णा को कुछ खास हैरत नहीं हुई कि वो अपने बच्चों के बारे में तकरीबन हर बात से बाखबर रहता था। जो घर में किसी को भी पता ना हो वो बात उसे पता होती थी। जायशा अब क्या बताती? खामोशी से सर झुकाए उंगलियां चटखाती रही बैठकर। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो कोई मसला नहीं। अब ये बताएं कि आप रजामंद हैं शाह मीर के साथ चलने के लिए? नहीं, उसने फ़ौरन कहा। और अब की बार उष्णा को शदीद हैरत हुई। वजह जान सकता हूँ? मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है मेरे कज़न के साथ, उसने आराम से जवाब दिया। अगर ऐसी बात थी तो फिर कुछ तो होगा आप दोनों के दरमियान, जिसकी बिना पर जाहिर शाह ने आपको अपनी हवेली भेजा। कुछ नहीं है, जो था वो ख़त्म हो चुका। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ अंकल। आप जबकि आप अपने घर से फ़रार हैं। जाहिर शाह मीर की वजह से फ़रार हुई थी मैं पहले भी। तो आपको नहीं लगता कि वो आपको एक बार ढूंढ सकता है तो दूसरी बार भी ढूंढ लेगा? वो बात की बात है। अभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अब। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं आपको यहाँ रोकने का, मगर मुझे ये भी पता है कि जाहिर शाह मीर ऐसा कदम बिना किसी वजह के हरगिज़ नहीं उठा सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाहिर के हॉस्पिटल से घर आने तक यहाँ रुक जाएं। वो 1-2 दिन तक घर आ जाएगा इंशाल्लाह, तब आप चली जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। इसके आपको बीजान उसने आपको बीजान के पास छोड़ने का कहा, तो उसके हवेली आने तक आप बीजान के पास ही रहें। जाहिर क्यों हॉस्पिटल है? क्या हुआ मेरे बेटे को? वो जो शाह मीर का जुमला पूरा होने की मुंतज़िर थी, उसके चुप होते ही फ़ौरन बोल उठी। कुछ नहीं, बस थोड़ी चोट लगी है। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा आप। अगर थोड़ी सी चोट है तो हॉस्पिटल क्यों है? आप मुझे ठीक बात बताएं शाह कि क्या हुआ है उसे। आप देख रही हैं अपनी आंटी को, ये इतने सालों में कभी भी मेरे लिए ऐसे बेकरार नहीं हुई जैसे उस गधे के लिए हो जाती हैं। शाह मीर ने उसका ध्यान बटाने के लिए जायशा को मुखातिब करते बात बदली। जायशा खुलकर मुस्कुराई। उष्णा ने ठीक कहा था, वो इतने भी गुस्से वाले नहीं थे। हाँ, जो एक रोब और दबदबा था वो तो था। आप मेरा ध्यान नहीं बटा सकते? बताएं मुझे। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ करना चाहता हूँ, लेकिन जब से ये लड़का इस दुनिया में आया है आपकी तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए मेरी हर कोशिश पर पानी फेर देता है।
शाह, वो अब शाकी नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ कुछ परेशान तो जायशा भी। टांग पर गोली लगी है, गोली रात निकाल दी गई, अब माशाल्लाह से ठीक है। गोली लगी है उसको, या मेरे अल्लाह मेरा बेटा। जायशा ने उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाया और जल्दी से पास पड़े जग से पानी गिलास में डाला। उष्णा संभालें खुद को, एक गोली लगी है बस। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, वो गोली बंदूक की गोली थी। वो मीर शाह को घूरते हुए बोली, शेर जैसा बहादुर बेटा है आपका, एक दो गोलियां क्या बिगाड़ सकती हैं उसका। आप भी हिम्मत रखें, अब तक तो आपको आदी हो जाना चाहिए इस सब का। शाह, आप आज भी उतने ही बेरहम हैं। आपको ज़रा भी एहसास है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरा इकलौता बेटा है वो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं भी आपका इकलौता शोहर हूँ, और अब बेरहम भी मैं ही हो गया। परेशानी वाली सिचुएशन में भी जायशा को उनकी नोक झोंक पर हंसी आ रही थी। आपकी ऐसी ही बातों ने उन सबको बिगाड़ा है। ना उनको अपनी जान की परवाह है और ना हमारी कोई फिक्र। बेटा, आप अपनी आंटी को इनके कमरे में ले जाएं, इससे पहले कि ये मुझ पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाएं। मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मिलकर आया हूँ मैं उससे। ठीक है, वो इस वक्त मेडिसिन लेकर सो रहा होगा। जुरेज उसके पास है, अरमान और अर्श भी हैं। आप रिलैक्स हो जाएं, मैं खुद ले जाऊंगा आपको। हो क्या रहा है इस घर में, कुछ पता भी चलेगा हमें। जाहिर शाहमीर को गोली लगी, वो रात से हॉस्पिटल में, और जुरेज भी ज़ख्मी है। औरत शेर का सिरे से कुछ पता ही नहीं किसी को कि वो कहाँ है, जबकि वो भी ज़ख्मी था और जुरेज के मुताबिक वो घर आया था रात को। ईशल, उरद शेर कहाँ है बेटा? महिमा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते ईशल से इस्तफसार किया। जाने इस लड़के के साथ क्या मसला है, बचपन से उसकी ये आदत थी। मजाल है वो किसी को अपनी तकलीफ के बारे में खबर होने देता। बचपन से उसकी ये आदत थी। मजाल है वो किसी को अपनी तकलीफ के बारे में खबर जो होने देता। जाने इतना कहाँ से पक्का सबक सीखा था उसने कि वो उरद शेर है, बर्दाश्त कर सकता है। मम्मी, मुझे तो नहीं पता वो कब आए और कब वापस चले गए। उसने लाइल्मी का इजहार किया। मेरे ख्याल में अब वो शोहर है तुम्हारा, और तुम्हें कम अज़ कम उसके आने जाने के बारे में तो पता होना चाहिए ना। इतनी बेखबरियाँ बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसान का पेशखैमा साबित हो सकती हैं। फरवा का बस नहीं चल रहा था कि एक लगा दे उसको। जाने वो लड़की क्यों इतनी ढीठ थी। मैं अब उसकी चौकीदारी तो करने से रही, बच्चा नहीं है वो। मामा, आप मुझ पर क्यों हाइपर हो रही हैं? उसको कॉल करके पूछ लें, इसमें मुश्किल क्या है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। दिल शेर के बारे में किसी को कोई इल्म है? जायशा को बीजान के पास छोड़कर वो कहाँ निकल गया और फिर वापस भी नहीं आया। क्या करते फिर रहे हैं ये सब, मेरी समझ से तो बाहर है। मिनल, प्लीज़ यार, रोना तो बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। फिर ये रो रो कर क्यों जुल्म कर रही हो मुझ पर? आप ध्यान नहीं रख सकते थे? उस वक्त ध्यान नहीं रहा, अब तुम रख लो ना ध्यान। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला। मैं क्या कहूँ अब आपको, वो सूसू करती नरोटे से अंदाज में बोली। नाराज़ तो तब होना जब मैं घर आऊँगा, क्योंकि मैं मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अभी तो तुम सिर्फ तीमारदारी करो जिसका मुतालबा है। आपको यहाँ इस हालत में भी आशिकियाँ सूझ रही हैं। तुम जहाँ भी हो, मेरा आशिकियाना मूड खुद ब खुद ऑन हो जाता है, और हालत मेरी ऐसी भी ख़राब नहीं मैडम। आजमाइश शर्त है। उसको फोकस करते, एक आंख विंक करते वो बोला तो अंदर दाखिल होते अर्श के कान भी उसका शगुफा सुन चुके थे। जबकि दरवाज़ा खुलने पर मिनहल गड़बड़ा कर उसके पास से उठी। अस्तगफिरुल्लाह है इन शादीशुदा कान से, ना मौका देखते हैं ना महल, बस जहाँ दिल करता है शुरू हो जाते हैं। ओ भाई, तुम घर जाकर तसल्ली से एक दूसरे को आजमा लेना, ये हॉस्पिटल है, इसका ही थोड़ा बहुत ख्याल कर लो तुम। कोई बकवास बंद रखा करो। और तुम नॉक करके नहीं आ सकते अंदर? मुझे क्या पता था अंदर आजमाइश शर्त है कि शूटिंग चल रही है। अर्श, इंशाल्लाह कंवारे ही मरोगे तुम, बेड़ा गर्क को तुम्हारा। मुर्दा बोले कफन फाड़ कर। शक्ल अच्छी नहीं तो बात ही अच्छी कर लो। खुद तुम्हारी ना शक्ल अच्छी है और ना बातें और ना किस्मत अच्छी। जुरेज, बस कर दें आप दोनों, बच्चों की तरह आप लड़ने मत लग जाए। इस लंगूर को समझाओ कि जब मियाँ बीवी बैठे हों तो यूँ मुंह उठाकर कहीं भी नहीं घुस जाते। ओए रोमियो, अभी तू जख्मी है और तुझे इस हाल में भी ये सब सूझ रहा है। अब दफान हो जा तो बेहतर है। तू जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम लोगों की थर्ड क्लास आशिकी देखने का। मैं तो ये पूछने आया था कि उरच्छेर तुम्हें क्या बोल कर गया है? कुछ भी नहीं, बस यही कह कर गया था कि घर जाकर रेस्ट करेगा। क्यों, क्या हुआ? वो रात से ही घर नहीं है, उसका नंबर बंद है, सुबह से उसको कॉल कर रहे हैं। ईशल से पूछना था, शायद उसको कुछ बता कर गया हो सकता है कोई इमरजेंसी काम निकल आया हो उसका। और अगर ईशल को नहीं पता होगा तो फिर तुम्हें पता है कि उरच्छेर के बारे में किसको पता हो सकता है? मोमिन से बात हुई है, वो खुद पूछ रहा था कि उरच्छेर का नंबर क्यों बंद है। डैडी ने मना किया कि मोमिन को परेशान ना किया जाए। अल्लाह खैर करेगा, आ जाएगा, किसी काम से कहीं निकल गया होगा, मोबाइल बंद हो गया होगा। वो सब नॉर्मल होने के बावजूद भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। एक दूसरे को तसल्ली तशफ़ी तो दे रहे थे, मगर जाने क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी।
सारा दिन गुजर गया मगर उरद शेर ना खुद आया ना उसका नंबर ऑन हुआ। मारे परेशानी के सबकी हालत ख़राब थी। कहाँ चला गया ये लड़का? ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की कम से कम उरद शेर से तो उम्मीद ना थी। ईशल चोर सी बनी एक साइड पर बैठी थी। उसने कमरे में जाकर देखा था, उसका लॉकर जो हमेशा मुकफ्फल होता था उस वक्त खुला पड़ा था। ज़रूरत का सामान, लैपटॉप, कुछ फाइल्स और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लॉकर में नहीं थे। यानी वो चला गया था, उसकी मुश्किल आसान कर गया था। मगर वो ज़ख्मी था, जाने कब आया और कब चला गया उसको नींद में पता ही ना चल सका। पहली बार दिल में पछतावा महसूस हो रहा था। हालांकि ये फैसला उसका अपना था मगर वो ना मानता। क्यों मान गया था उसकी बात? क्यों चला गया चुपचाप? कुछ कहता क्यों नहीं था? वो जो कभी किसी की एक ना सुनता था, अचानक क्यों उसकी हर गलत सही बात बर्दाश्त करने लगा था? आखिर क्यों? उसने ऐसा क्या किया था? जबकि वो मोमिन शाह से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो फिर क्यों उसने इतनी ज़िद की मुझसे शादी के लिए, जबकि वो मुझे पसंद भी नहीं करता। वो गया तो सारे सवाल जाने कहाँ से चले आए। वो बातें जो उसको पहले सोचनी चाहिए थी, उसके मंजरे आम से गायब होते ही उसके दिमाग पर वारिद हो गए। मगर उसके पास जवाब नहीं था। जिसके पास जवाब थे वो तो जा चुका था। सर, आपकी पेशेंट पूछ रही हैं आपके बारे में। वो नमाज़ पढ़कर रिसेप्शन पर आया था। ओके, मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर आ गए हैं तो आप डिस्चार्ज पेपर बनवा दें। ओके सर। वो रात उसको सीधा हॉस्पिटल लेकर आया था, जहाँ उसके पाँव का एक्सरे वगैरह किया गया कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं था। मगर ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उसके बाद उसको कुछ पेन किलर्स और उसकी ज़हनी हालत के पेश नज़र उसको इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाइस वो कुछ ही देर में सो गई। दिलशेर उसके पास ही रुका था। सारी रात सोई जागी कैफियत में बैठे बैठे ही गुजर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस मनहूस बिस्तर पर छोड़कर खुद कहाँ की सैरिंग करते फिर रहे हो? यहीं हूँ मैं। कहाँ जाना है मैंने? तुम बताओ, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ। तुम अपना फ़ोन दो मुझे, आबरू से बात करनी है। और तुम अब अपने घर जाओ। कल रात से तुम यहाँ हो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। यूं कब तक यहाँ वहाँ भटकती रहोगी यानिया? खुदारा तुम इस बात को समझो कि तुम एक लड़की हो और तुम कहीं भी यूं ही नहीं रह सकती। आबरू जैसी लड़कियां खुद अपना आप नहीं संभाल सकती तो तुम्हें क्या संभालेगी वो? मैं भी वैसी ही हूँ दिलशेर। मुझ में और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और तुम क्यों ज़िद करते हो? तुम अच्छे से जानते हो मेरे साथ ये सब किसी सड़क पर नहीं हुआ, मेरे अपने घर पर हुआ है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। यार जो भी है, तुम अपने फादर से बात, तुम जा सकते हो दिलशेर। तुमने जो किया, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, उसके लिए। बाकी मैं देख लूँगी खुद ही। उसको जो बात नहीं माननी होती थी तो यूं ही करती थी, सिरे से सामने वाले की बात इग्नोर कर देती और पल में अजनबी बन जाती थी। तुम मुझे पागल करके ही छोड़ोगी। कम से कम तुम्हारे जैसा तो मैं होने से नहीं रहा। और ना मैंने कहीं देखा है। हमारे घर में ईशल बहुत ज़िद्दी है मगर तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। ईशल कौन है? वो चौंकी। ईशल कज़न है, बहन है और अब तो उरद शेर की मिसेस की हैसियत से भाभी भी है। उरद शेर कौन है? वो जाने क्यों आज पहली बार उसके घर वालों के बारे में बात कर रही थी। उरद शेर भाई है, हम ट्विन्स हैं। क्या सच में? वो भी तुम्हारे जैसा है? मेरा जैसा क्या मतलब? मतलब ज़्यादातर ट्विन सेम सेम दिखते हैं ना? नहीं, हम दोनों मुख्तलिफ हैं, शक्ल सूरत में भी और मिजाज में भी। अब तुम बातों में ना लगाओ, नंबर दो मुझे। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं बात करता हूँ। एक बाप कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आई बात कि मैं एक अनवांटेड और निगलेक्टेड चाइल्ड हूँ? दिलशेर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं हूँ या ना हूँ, या मेरे साथ कुछ भी हो। ना इससे ज़्यादा मैं बता सकती हूँ, ना मुझसे दोबारा पूछना। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ज़ब्त के मारे चेहरे की रंगत जो पीली पड़ी थी उस पर सुर्खी माइल हो रही थी। दिलशेर कुछ देर खामोशी से देखता रहा। ओके, मैं फिर आऊँगा। वो खामोश रही। उसकी खामोशी पर भी वैसे ही वो बाहर निकल गया था। तकरीबन घंटे बाद पलटा तो माहिमा उसके साथ थी। दिलशेर, बताओगे आखिर हुआ क्या है? कोई एडमिट है यहाँ? ऐसे मुझे क्यों अफरा तफरी में साथ उठा कर लाए हो? वो कॉरिडोर में उसके साथ चलते मुसलसल सवाल कर रही थी। दिल में उरद शेर की तरफ से सौ तरह के वसवसे आ रहे थे। आप आए, मैं मिलवाता हूँ आपको। वो कमरे का दरवाज़ा खोलते उसे लिए अंदर एंटर हुआ। हनी हनी ने आंखों से हाथ हटाया तो उसके साथ एक सोबर सी लेडी को देखकर वो जल्दी से सीधी हुई। इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है और मम्मी ये हानिया है। जबकि हानिया के साथ लगाने के लिए उसके पास कोई हवाला ना था, सो वो हानिया आई थी। दिलशेर की कौन थी? शायद कुछ भी नहीं थी। माहिमा को हैरत नहीं, झटका लगा। मतलब दिलशेर इसको यहाँ एक लड़की से मिलवाने के लिए लाया था? वो कैसे जानता था उस लड़की को? दिलशेर के बारे में सब जानते थे कि वो कैसी तबीयत का मालिक था। उसकी मौजूदगी में उसके कमरे में फ़ीमेल मुलाजमा को भी जाने की इजाज़त ना थी। तो ये इतनी मॉडर्न सी लड़की, क्या पस मंज़र था इस बात का?